प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। और जैसा कि मियां नसीरुद्दीन पाठ जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि मियां नसीरुद्दीन जो है यहाँ पर नान बाइयों के मसीहे के रूप में दिखाए गए हैं और जो कि अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा चुके हैं और अपने पूर्वजों के विषय में भी जानकारी देते हुए नजर आते हैं। तो प्रश्न हमसे पाठ से ये पूछा जा रहा है कि मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा यानी कि देवता कह लीजिए क्यों कहा गया है। मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे साधारण नानबाई नहीं है, एक नॉर्मल से नानबाई नहीं है। वे खानदानी खानदानी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम ट्रांसफ़र हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तो खानदानी है। वो खानदानी नानबाई हैं जो कि मसीहाई अंदाज से रोटी बनाने की कला जानते हैं। तो रोटी बनाना उनका आज का और रिसेंट पैशन नहीं हुआ है, बल्कि ये खानदानी नानबाई इनका काम जो है ना खानदानी है। और ये खानदानी नानबाइयों में है होने के बाद इन्होंने मसीही तरीके से जो है रोटी बनाई है और अपने काम को अच्छी तरीके से किया है। और ये रोटी बनाने की कला को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और अपने मसीहाई अंदाज से इस रोटी बनाने की कला का इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। और अन्य नानबाई जो हैं वो रोटी केवल पकाते हैं, पर मियाँ जो है वो मियाँ नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। तो मसीहा मानने का यहाँ पर जो एक वजह है वो क्या है। बाकी जो नानबाई हैं यानी रोटी बनाने के काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ रोटी को केवल पका रहे हैं और बेच रहे हैं। मियां नसीरुद्दीन जो है वो अपने इस काम को सिर्फ काम नहीं मानते बल्कि वो कला मानते हैं और कला को अपनी पूजते हैं। वो उसकी इज्जत करते हैं, उसको सम्मान देते हैं और दिलवाते भी हैं। और ये उनका खानदानी काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हुआ है ये। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। कौन सी स्किल है उनके पास। उनके पास जो स्किल है वो है 56 प्रकार की रोटियां बनाने का। और वो अपनी इस स्किल को पूजते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नानबाई बताते हैं। तो प्रश्न हमसे उसने पूछा था कि मियां नसीरुद्दीन जो है उनको नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। क्योंकि वो अपने काम को सिर्फ काम मानकर और उससे सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना चाहते बल्कि अपने काम की अपनी कला की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो पीढ़ियों से उनके पास चला आ रहा है, खानदानी नानबाई हैं वो। तो इस तरीके से और वो कितने प्रकार की 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर जानते हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखिका जो है वो मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका जो है वो मियां नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। शुरू में पाठ जब शुरू होता है तभी यहाँ पर एज अ पत्रकार लेखिका जो है मियां नसीरुद्दीन के पास जाती हुई नजर आती हैं और फिर वो उनके पास जाकर उनके काम को देखती हैं, उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछती हैं और मियां नसीरुद्दीन जो है अपने विषय में बहुत सारी बातें उनसे बताते हैं। लेखिका जो है मियां नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से जाकर वे उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती हैं। और वो उनकी कला को जानकर वो जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हुई है एक दूसरे को, और आज मियां नसीरुद्दीन जो है मसीहा के रूप में दिख रहे हैं अपने काम को लेकर, अपनी कला की जो इतनी इज्जत करते हैं। अब लेखिका जो है उनसे सारी जानकारियां एकत्र करके उसे प्रकाशित करना चाहती हैं। उसने एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संता देखा तो वह अपनी उत्सुकता को रोक न सकी और वह दुकान खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की ही थी। इस तरीके से मियां नसीरुद्दीन जो कि खानदानी नानबाई हैं उनकी दुकान पर रुककर वो उनके विषय में बहुत कुछ जानना चाहती हैं और जानकर जो उन्हें प्रकाशित करके लोगों को भी बताना चाहती हैं कि मियां नसीरुद्दीन जो है उनकी कला कैसी है, कितना जो वो अपने काम को सिर्फ काम न मान के बल्कि उसकी पूजा करते हैं, उसको इज्जत देते हैं और इज्जत लेते भी हैं उसके लिए, और अपनी कला को बहुत ज़्यादा पूजनीय समझते हुए वो अपने काम को करते हैं। वो सिर्फ रोटी बनाने का काम कर रोटी को एक काम की तरह ना लेकर वो अपनी कला को पूजनीय बनाते हुए अपने काम को देख रहे हैं और मसीहाई अंदाज में वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। जैसे ही बादशाह के नाम आने लगे तो लेखिका को मियां नसीरुद्दीन की बातों में दिलचस्पी थोड़ी कम होने लगी। ऐसा क्यों हुआ। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही जब वो अपने पूर्वजों के बारे में बताने लग जाते हैं मियां नसीरुद्दीन, जहाँ पे उन्होंने बादशाहों के नाम भी लाने शुरू कर दिए, वो प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी जो है लेखिका की बातों में ख़त्म होने लगी।
क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह बादशाह का नाम मालूम ही नहीं था। वे जो बातें बता रहे थे वे बस सुनी सुनाई थीं। उस बात में सच्चाई नहीं थी, क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने किसी बादशाह के बावर्ची खाने में कभी काम ही नहीं किया था। लेखिका को डींगे मारने के बाद वे उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे। और इस तरीके से जब भी लेखिका जो है उनके सामने लेखिका के सामने बादशाहों की चर्चा शुरू होती और लेखिका जो है उनके सामने बादशाहों की चर्चा शुरू करती, तो मियाँ नसीरुद्दीन थोड़ा सा ढीला सा रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं, क्योंकि जो भी वो डींगे मार रहे हैं वो उसको साबित नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उस बात को जो है थोड़ा कमतर कर दिया, जिससे कि वो कहीं फंस ना जाए अपनी डींगे मारने के चक्कर में। प्रश्न नंबर 4, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। अंधड़ को देख मजमून ना छेड़ने का फैसला, यानी वो उस बात में फंस ना जाए जिसकी डींगे वो ज़रूरत से ज़्यादा मार रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उस मजमून को ना छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए हमें ये बात समझानी है जो ये पंक्ति कहना चाहती है। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में ख़त्म होने लगी और उसके बाद वे किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। तो अब जब यहाँ पर बादशाहों की बात खुल गई तो कहीं वो फंस ना जाए, कहीं वो झूठे साबित ना हो जाए या गलत ना फंस जाए, तो वो बहाने करके किसी को कोई काम बता रहे हैं, किसी को कोई काम बता रहे हैं और इस तरीके से वो उस बात को वहीं पे ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए ये पंक्ति पाठ में आई है कि मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़, यानी कि वो उस चीज़ से अपने आप को बचाना चाहते हैं और ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आने देना चाहते कि सामने वाला समझ जाए, और इस तरीके से वो इस मजमून को ना छेड़ने का फैसला करते हैं और आगे बढ़ते हैं और इधर उधर लोगों को काम बताने लगते हैं, जैसा कि कभी किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगते हैं। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उनके कारीगर बब्बन मियाँ हैं। अब इस तरीके से जो उनके यहाँ कारीगर हैं जो काम कर रहे हैं और बातों को बदलने के लिए वो दूसरी बातें छेड़ने लगते हैं, किसी को काम बताते हैं, कभी अपने कारीगरों के नाम बताते हैं, जैसे कि बताते हैं कि ये उनके कारीगर हैं जिनका नाम है बब्बन मियाँ। तब लेखिका के मन में आया कि पूछ लें, आपके बेटे बेटियाँ हैं? पर उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने उस विषय में कुछ ना पूछना ही ठीक समझा। और जब लेखिका है उनसे अगला प्रश्न पूछती है कि क्या आपके बेटे बेटियां हैं, तो पता नहीं क्यों एक बेरुखी सी दिखती है उनके चेहरे पर, और उसे देखकर लेखिका जो है इस बात को टाल देती हैं, हटा देती हैं और उसके बारे में आगे पूछना सही नहीं समझती हैं और वहीं पर उस बात को छोड़ देती हैं। तो दबे हुए अंधड़ के आसार देख ये मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। पहले तो मियाँ नसीरुद्दीन जो है बादशाह की बात का जो प्रसंग है उसे छोड़ देना चाहते कि कहीं वो डींगे जो उन्होंने मारी उसमें फंस ना जाए उल्टा। उसके बाद इस बात को फिर रफा दफा करते हुए लेखिका जो है दूसरे प्रश्न पूछती हैं कि आपके बेटे बेटियां हैं। उस बात को लेके हुए उनके चेहरे पे एक दबा हुआ अंधड़, यानी जीवन की कोई परिस्थिति या कोई बुरा समय या फिर कुछ भी ऐसा बुरा वाकया, कोई बुरा एक्सपीरियंस जो जिसे वो अपने चेहरे पे नहीं आने देना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिख जाता है और फिर इस तरीके से वो उस मजमून को, उस बात को नहीं छेड़ना चाहते हैं और वहीं पर वो बात ख़त्म कर दी जाती है और लेखिका जो है उससे संबंधित और भी प्रश्न नहीं पूछती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 5, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। यानी लेखिका ने जब पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में बताना शुरू किया तो उन्होंने पूरी उनकी रूपरेखा बताई, उनका व्यवहार, उनका सोचना, उनका बोलना, सब कुछ बताया है। तो लेखिका ने शब्द चित्र कैसे खींचा है उनका। मियाँ नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। सबसे पहले उनकी उम्र बताई गई है, वो 70 साल के हैं। मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। अब शब्द चित्र इस तरीके से दिया है लेखिका ने कि वो खोजते खोजते दुकान के पास पहुंचती हैं जहां पर मियाँ नसीरुद्दीन दिख रहे हैं, और जब वो दुकान में झांकती हैं तो वो देखती हैं कि मियाँ चारपाई पर बैठकर बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, यानी कि जीवन बीत गया है, 70 साल की उम्र है तो मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा दिख रहा है। आँखों में काइयाँ और भोलापन दिख रहा है और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर दिख रहे हैं, और वे बड़े ही सधे अंदाज में बातों का जवाब देते हैं। कभी वे पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाते हैं तो कभी अपनी आँखों के कंचे फेरते हैं। आई बॉल्स जो है अपनी इधर उधर करते हुए नजर आते हैं, तो कभी आंखें तरेरते हैं और कभी गुस्से से अपनी आंखों को तरेरते हैं। अब क्योंकि वहाँ पर काम भी हो रहा है तो और लोगों से बातें भी कर रहे हैं, अपनी बातें भी कर रहे हैं,
तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उनके देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए लेखिका जो है उनके शब्द चित्र खींचती हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात कि वह डींगे मारने में सबसे माहिर है, और लेखिका बताती है कि सबसे ज़्यादा माहिर अगर वो किसी चीज़ में है तो वो है डींगे मारना, यानी चीज़ों को बढ़ चढ़ कर बताने में वो बहुत ही ज़्यादा माहिर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के साथ। मियां नसीरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। पाठ में हमें मियां नसीरुद्दीन के बारे में लेखिका ने बहुत कुछ बताया है, और जो कि उनके कैरेक्टर के बहुत ही पॉजिटिव साइड्स भी हैं। तो उनमें से वो कौन सी बातें जो हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वो निम्नलिखित बातें इस प्रकार हैं। उनका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व, दूसरा काम के प्रति उनकी रुचि एवं लगाव, तीसरा सटीक उत्तर देने की कला, चौथा है तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत, और पांचवा है शागिर्द को उचित वेतन देना। शागिर्द जो उनके आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट तो नहीं लेकिन उनके अंडर में जो काम करने वाले हैं उनको समय पर उनकी उचित वेतन को देना, उनकी ईमानदारी से और उनकी मजदूरी का या उनके काम जितना वो कर रहे हैं उसका वेतन उनको प्रॉपर देना। तो ये उनके कैरेक्टर की सबसे बेस्ट खूबी है। अगला प्रश्न लेते हैं हम, प्रश्न नंबर 7। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। तालीम की तालीम, तालीम का मतलब होता है शिक्षा, तो शिक्षा की शिक्षा ही बड़ी चीज़ होती है। आप शिक्षा है और उसकी शिक्षा की जो शिक्षा है वो ही बड़ी चीज़ है, उससे भी जो सीख मिल रही है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। तो ये जो पंक्ति है इसमें जो लेखक कहना चाहते हैं वो भाव समझाने के लिए उन्होंने 2 बार तालीम शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन क्या यहाँ पर तालीम की जगह पर दूसरा शब्द रखकर हम इस बात को और भी ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से बोल सकते हैं? अगर है तो वो क्या होगा शब्द, और यहाँ पे दूसरा तालीम शब्द यूज़ करने का क्या पीछे इनका रीज़न रहा है? तो लेखिका ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। क्रमशः उनका अर्थ काम की ट्रेनिंग और शिक्षा है। तालीम की तालीम का मतलब होता है आपने मान लीजिए टीचिंग सीख ली है, और टीचिंग सीखी है आपने कब? जब आप पहले ग्रेजुएट हो गए हैं, आपने तालीम ले ली है अपनी, शिक्षित हो चुके हैं। अब इस शिक्षा को देने के लिए शिक्षित होंगे आप, जिसके लिए ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। वो ट्रेनिंग कोर्स ही जो है इस तालीम की तालीम हुई जब आप आगे तालीम ट्रांसफ़र करेंगे। तो तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ है, यानी काम की ट्रेनिंग। जब आप कोई काम से अर्न करना चाहते हैं तो उस काम को उस काम से अर्न करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, तो वो तालीम की तालीम हो गई, और वो शिक्षा है। हम दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह पर शिक्षा शब्द रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8। मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? अब यहाँ पर पाठ में हमें मियां नसीरुद्दीन की जो चर्चा देखने को मिली है उसमें ये बताया गया है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो नानबाई है, और ये खानदानी नानबाई हैं वो, यानी वो खानदानी व्यवसाय है उनका और वो उसी को अपना रखा है। आज के समय में लोग अपने खानदानी काम को नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं? मियां नसीरुद्दीन का दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। दूसरे उनके वालिद यानी उनके पिता मियां बरकत शाही नानबाई थे, और इस प्रकार तीसरी पीढ़ी के मियां नसीरुद्दीन ने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की ओर लोगों की रुचि कम हो गई है, और अब लोग पढ़ लिख कर तकनीकी शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वह ज़्यादा आकर्षक और अधिक लाभप्रद लगता है। और जैसा कि हम सब इस चीज़ से रूबरू हैं, सब जानते हैं आजकल हर कोई अपने अपने आपके पास कितनी स्किल्स है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहता है। हर कोई आपके जो पारंपरिक काम है उसके पीछे नहीं जाना चाहता है। लोगों का अब पहली पसंद ये हो गई है कि जहाँ उनका मन लगे और वो जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वहीं पे करते हैं। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यानी अखबार वाले तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है, यानी कि वो तो कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, क्योंकि न्यूज़ छापने के लिए चीज़ों का पता लगाना, जानकारी एकत्र करना तो ज़रूरी है। तो उन खोजियों की खुराफात होती है ये। तो मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, तो यहाँ पर लेखिका से पूछा जा रहा है कि कहीं तुम अखबार वालों की तरफ से तो नहीं हो, अखबार वाले तो नहीं हो। तो अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। अखबार नवीस पत्रकार को कहते हैं।
अखबार की समाज को जागृत करने में अहम भूमिका होती है। न्यूज़ जो होते हैं हमारे, चाहे आप टीवी के थ्रू ले रहे हो, न्यूज़पेपर के थ्रू ले रहे हो, नेट के थ्रू ले रहे हो, किसी भी माध्यम से ले रहे हो, लेकिन अखबार और न्यूज़ जो है वो समाज को जागृत करता है, यानी चीज़ों की जानकारी देता है। क्योंकि इनके लिए काम करने वाले पत्रकार नई से नई खबर की खोज में रहते हैं और अखबार जनता को न्याय भी दिला सकता है। परंतु आजकल की अखबारों में बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, जिससे लोगों में उनका प्रभाव कम हो गया है। और इस तरीके से अखबार नवीस होने की बात यहाँ पर मियां नसीरुद्दीन कहते हैं, और इसी डर की वजह से, क्योंकि बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि ये तो खोजियों की खुराफात है, कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। और इस डर से कि कहीं अखबार वाले होंगे तो वो चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर उनके बारे में कुछ भी गलत सलत बता सकते हैं, जो चीज़ें एक्चुअल हैं वो ना आई तो इस डर की वजह से वो पहले ही पूछ लेते हैं कि कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। और इस तरीके से यहाँ पर लेखिका जब मियां नसीरुद्दीन के पास जाती हैं उनके विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए, तो मियां नसीरुद्दीन का जो रिएक्शन होता है वो इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर मियां नसीरुद्दीन पार्ट से संबंधित हमने बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। ज़रूर पढ़ें, समझें और इस तरीके से आप अपने उत्तरों को अपने एग्ज़ाम्स में प्रेजेंट करें, जिससे कि आप अच्छा स्कोर करें। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हेल्प कर रही है, तो जरूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। और सब्सक्राइब